आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। हमने लास्ट वीडियो में कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, क्या होता है, क्या मीनिंग है। एंड हम लोग ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपको शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इन शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल बजटिंग बोले तो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना और उसके इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल बजटिंग। तो उसमें हम लोग ने देखा कि आपको इनिशियली मतलब शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हमने ये देखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना है एंड उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हम कर रहे 1 करोड़ का और रिटर्न सिर्फ 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसा मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 करोड़ लगा के बस 30 लाख ही कमा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि 30 लाख कम, शायद उस बिजनेस के लिए 30 लाख ज़्यादा भी हो सकता। तो बिजनेस टू बिजनेस देखा जाएगा, ओके। तो बस ये देखना है कि अगर आपके लिए वो रिटर्न मतलब जितना आप चाह रहे उसके हिसाब से रिटर्न आपको मिल रहा है देन आप वो इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो हम लोग ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा था, क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब आप जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रियल में कितना कॉस्ट है, उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने लगेंगे प्लस वर्किंग कैपिटल, ये तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको कितना लग रहा है। अगर पहले से ही उसका एक और सामान जैसे मान लीजिए मशीनरी है, ठीक है, आपके पास पहले से कोई मशीनरी थी तो उसको आप बेचेंगे तो उसका कितना पैसा मिलेगा प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। जितना अब मान लीजिए फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो आपको उस पर तो कैपिटल गेन लग ही जाएगा, ठीक है। माइनस अगर लॉस हो जा रहा है तो सेविंग्स हो जाएगी, कैपिटल लॉस होगा तो टैक्स में सेविंग हो जाएगी, तो वो ओके, अंडरस्टैंड। अगर एक और चीज़, ये तब माइनस होगा जब आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा हो, ठीक है। फॉर न्यू बिजनेस के लिए तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही करोगे जब आपका नया ही बिजनेस आप बेचोगे, क्या है ना। तो जब आपका नया बिजनेस हो तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपको पुराना बिजनेस ऑलरेडी 5 साल 1-2 साल चल गया है एंड आपको बेचना है कुछ सामान, तब ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपको कितना भी पैसा लगाना है, ओके। अब पैसा लगा दिया है तो वहाँ से रिटर्न भी आएगा, कुछ साल बाद आएगा रिटर्न, तो पहले ही साल से आना लग जाएगा। दैट इज़ वन थिंग कि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग, पर रिटर्न तो आपको पहले साल से आने लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, सॉरी, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इतने क्या ये करने से क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। हम माइनस डेप्रिसिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट कम दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो टैक्स कम देंगे, बट हमें एक्चुअल प्रॉफिट जानना है कि हमने अर्न की कितना किया एक्चुअल, तो इसलिए हम वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। एंड माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर मान लीजिए उस मशीनरी में या किसी भी फिक्स्ड एसेट में आपने कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसके हेल्प से आपको रिटर्न आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लंबे समय के लिए बड़ा अमाउंट का एक्सपेंडिचर किया गया। और सिंप्लीफाइड में बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये दोनों इनको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। ये आज का टॉपिक यही है, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ओके। मतलब आप पैसा लगा दिए, अब जो रिटर्न आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वहाँ कैपिटल बजटिंग में ना बहुत सारे आपके पास मेथड है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आइदर कि ये आपका प्रोजेक्ट आपके लिए सही है और कि नहीं है, ओके। टू अंडरस्टैंड द subsequent cash inflow we take an example, okay. कैश आउटफ्लो है आपका 50,000, ओके, जिसकी लाइफ है, मान लिया मशीनरी
ठीक है। एक मशीनरी जिसको परचेस करना है जिसका कॉस्ट 50,000 है और उस मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर तक, ठीक है। तो 50,000 का ये मशीनरी है, तो मतलब हमारा अभी पैसा हम लोग को कितना देना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा 50,000। लाइफ कितनी है 5 ईयर है, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, $10,000 5 ईयर्स के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक सेकेंड, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले साल 10,000 कमाया, फिर 11,000 कमाया, एंड देन 14,000, देन 15,000 एंड देन 25,000, ओके। अब प्रॉफिट तो हमारा आ गया है, ठीक है। जैसे हम लोग ने अभी देखा ये आ गया, यहाँ तक तो हम लोग ने निकाल के दे दिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग ने अभी डेप्रिसिएशन निकाला 10,000 फॉर एवरी ईयर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1,000, यहाँ आ जाएगा 4,000, यहाँ आ जाएगा 5,000 और यहाँ आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स अज्यूम दैट 35% है, ठीक है। तो 1,000 का कितना आ जाएगा 350, 4,000 का आ जाएगा 1,400, 5,000 का 35% आ जाएगा 1,750 एंड 15,000 का 35% आ जाएगा 5,250। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको माइनस करना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। 1000 माइनस 350 आ जाएगा 650, ये तो अभी भी कुछ नहीं आएगा। 4,000 माइनस 1,400 दैट इज 2,600, दैट इज 5,000 माइनस 1,750 इज 3,250 एंड 15,000 माइनस 5,250 इज 9,750, ओके। ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। अब वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम लोग ने इसीलिए माइनस किया था क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़े। अगर हम माइनस नहीं करते तो 11,000 पे टैक्स लगता, 14,000 विच इज़ बहुत ज़्यादा टैक्स लगता। तो हमने क्या कर दिया कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, बट हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट जानना है कि कंपनी ने उसने कितना अर्न किया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, वापस से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, जितना ऊपर माइनस किया सेम यहाँ पे वही लिख दीजिए, 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000, ठीक है। अब आएगा आपका कैश इनफ्लो, मतलब रियल में आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ, मतलब आपने कितना कमाया है। पहले साल आपने 10,000 कमाया, फिर आपने 10,650 कमाया, फिर 12,600 कमाया, फिर 13,250 कमाया एंड 19,750 कमाया, ठीक है। अब आपको ये बताने का
यही एक मुद्दा था, क्योंकि आपको देखना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल बजटिंग निकालने के लिए देयर इज़ लॉट्स ऑफ मेथड, बट उस मेथड के लिए आपको प्रॉफिट लेना इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो बताओगे ना। रिटर्न किस में निकालोगे? प्रॉफिट में निकालोगे। तो हर मेथड अपने लिए प्रॉफिट अलग चुनता है, ठीक है। फॉर सब के लिए देयर इज़ अ पे बैक पीरियड, NPV, IRR एंड PI के लिए प्रॉफिट हम लोग ये लेते हैं, बट ARR के लिए प्रॉफिट हम लोग ये वाला लेते हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौन सा प्रॉफिट किस मेथड के लिए लिया जाता है, ओके। नाउ हम हर एक मेथड को देखते हैं, ओके। यही वाला जो एग्जांपल है उसी के बिहाफ में हम सारे मेथड को देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है, ओके। पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ओके। तो पहले हम लोग पेबैक पीरियड देखते हैं एंड देन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देखते हैं, फिर NPV एंड देन आगे देखते जाएंगे, ओके। सो पेबैक पीरियड क्या होता है कि ना, मतलब ये होता है कि आप जितना पैसा लगाओ कितने समय में पेबैक वापस कितने समय में मिल जाएगा, समय बताना है कितने समय में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए पहले EO, कैश एंड फ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश एंड फ्लो। पहले साल तो आप कुछ नहीं लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है? 50,000 रुपये पहले साल में। तो जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना मिला था? 10,000 मिला था। एंड सेकेंड में आपको कितना मिला था? 10 6 50 मिला था। थर्ड ईयर में कितना मिला था? 12,600। एंड फोर्थ ईयर में कितना मिला था आपको? 13,250। एंड देन फिफ्थ ईयर में कितना मिला था आपको? 19,750, ओके। पहले साल तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं। फर्स्ट 10,000, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। 10,000 प्लस 10,650 दैट इज 2650। 2650 प्लस 12,600 33,250 प्लस 13,250 46,500 प्लस 19,750 मीन्स 66,250। तो मतलब इन दोनों के बीच में आपको 50,000 तो मिल जाएगा, बट आपको फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में मिलेगा, बट आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कितने टाइम में मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लेते हैं पेबैक पीरियड की हेल्प, ठीक है। तो पेबैक पीरियड का वैसे फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले से पहले कितने साल तक आपको मतलब वेट करना पड़ेगा। 4 साल तो पूरा लग ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 50,000 तो हमें कमाए नहीं, तो फोर्थ ईयर तक तो पूरा हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करना पड़ेगा आपको कि आपको और कितना चाहिए। 46,500 तक तो मिल गया, अब और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है 50,000 को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकेंड। 3,500 कैसे आ रहा है ये? 50,000 हमें चाहिए था और हमने 4 साल में कितना कमाया? 46,500, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका कैश इन फ्लो कितना था फिफ्थ ईयर में? 19,750, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि कितना आपको समय लग जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 ईयर एंड 18.18 मंथ्स, ओके। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 4.18 ईयर्स आपको लग जाएंगे ये 50,000 कमाने के लिए, ठीक है। ये होता है पे बैक पीरियड। अब होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या होता है? सेम होता है। तो इसमें क्या दे देते हैं? हमें डिस्काउंटेड फैक्टर दे देते हैं, ठीक है, कि कल को उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है, 10% 12%, तो वो दे देंगे, ठीक है। तो उसका डिस्काउंटेड फैक्टर निकालना पड़ेगा एंड देन उसका क्यूमुलेटिव करके सेम फॉर्मूला लगेगा, आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं NPV। NPV मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ठीक है।
नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि राइट नाउ उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, अगर मैं 50,000 लगाती हूँ और कुछ साल बाद मेरे को कितना मिलता है, 1 लाख मिलता है, तो आज उस 1 लाख की कीमत कितनी रहेगी, उसको आज का कीमत जानना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दिया हुआ डिस्काउंटेड फैक्टर @ 10%। ओके, तो हमें सेम ईओ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो पहले साल तो आप कुछ भी नहीं करोगे, कि पहले साल तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे एंड देन उसके बाद उसकी रिटर्न्स आने लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितना आया था हमारा 10,000, हम प्रीवियस को एग्जाम्पल को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 10% दिया, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने आता ही होगा। ओके, नहीं आता होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने लेट मी टेल यू हियर, सो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ठीक है, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, 1 डिवाइडेड 1.10। ओके, दैट इज़ द डिस्काउंटेड फैक्टर। ठीक है, अब आपको 5 साल का चाहिए तो इक्वल टू करते जाइए, 5 साल तक आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो नहीं आएगा, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। याद हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 4 बोला तो 4, 2 बोला तो 2, वरना 3 डिजिट तक ही लीजिएगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 909 10650 इंटू 0.826, दैट इज 8797। ओके, 12600 into 0.751, that is 9463, 13250 into 0.683, that is 9050, and 19750 into 0.621, 19750 into 0.621, that is 12265। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ रहा है 48665। ओके, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू लग गया और आपने आपने, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू लग गया। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, दैट इज 50,000 आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए 50,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1336, विच मीन्स आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं एंड आपको रिटर्न कम आ रहा है, तो विच मीन्स कि ये वाला प्रोजेक्ट आपके फेवरेबल में नहीं है। ठीक है, एनपीवी जब हायर या पॉजिटिव रहता है, अगर एक है तो पॉजिटिव है तो तभी आप ये प्रोजेक्ट लेंगे, और 2 प्रोजेक्ट है तो जिस 2 प्रोजेक्ट में एनपीवी हायर रहेगा दैट इज़ बी प्रोजेक्ट जो आपको लेना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा एनपीवी का। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में कितना था 4865।
665 डिवाइडेड बाय 50,000। ओके, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा 48665 डिवाइडेड बाय 50,000, दैट इज़ 0.9733 टाइम्स है। ठीक है, अब आते हैं IRR। ओके, IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है आपका लोअर रेट प्लस पॉजिटिव NPV डिवाइडेड बाय पॉजिटिव NPV माइनस नेगेटिव NPV इनटू डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। तो इसके लिए हम लोग को एक पॉजिटिव NPV चाहिए, एक नेगेटिव NPV चाहिए। ठीक है, तो हमारे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें नेगेटिव NPV तो मिल ही गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव NPV लेना पड़ेगा। अब देखिए 10% लिए तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, 12% लेगा तो ऑब्वियसली और नेगेटिव आएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कितना लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं @8%। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 0.926, then 0.857, then 0.794, then 0.735, then 0.680। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 9260 9127 600 into 0.791, that is 1000 600 into 0.794, that is 10,004.4, then is 13250 into 0.735, that is 9738.75, and then 19750 into 0.680, that is 13430। ओके, ओके, आप यहाँ पे 6.681 ले सकते हैं। ठीक है, 19750 इंटू 0.681, दैट कम्स 1350। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐड कर लिएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 9260 प्लस 9127 प्लस 104 प्लस 9738.75 प्लस 13450, दैट कम्स, ये पूरा टोटल आ रहा है आपका 51579.75, और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 50,000, माइनस 50,000 कर दीजिए तो हम लोग को कितना आ रहा है 1580 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को IRR निकालने के लिए क्या चाहिए था, लोअर रेट कौन सा, अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। लोअर रेट कौन सा था हमारा, 8% था। ठीक है, पॉजिटिव NPV कितनी है 1580 है, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव NPV 1580 माइनस एंड माइनस कितना हमारा 1336। ओके, इनटू कर देंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1580 प्लस 1336, दैट इज 2916 डिवाइडेड बाय 1580। ठीक है, इंटू 2, तो 1580 डिवाइडेड बाय 2916, दैट कम्स 0.54।
ओके 0.5420 इंटू 2, 8 प्लस होगा 0.5420 इंटू 2 कम्स 1.084, दैट कम्स 9.084%। तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा है हमारा ARR। ARR का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेजली आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमें प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट लेना है वो डेप्रिसिएशन से पहले का लेना है। ठीक है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर एडिंग द डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही है, एवरेज प्रॉफिट या इनकम बोल लो, बट आफ्टर टैक्स लेना है। ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय एवरेज आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, यहाँ बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, एवरेज की कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बोल रहे हम लोग, बात किसकी कर रहे हैं, एवरेज की कर रहे हैं। तो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज इनकम। ठीक है, जितने साल का रहेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितना ईयर्स है। तो पहले तो हमने कुछ नहीं कमाया था, फिर 650 कमाया था, फिर 2600 कमाया था, फिर 3250 कमाए थे एंड 9750 कमाए थे। डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम लोग, 5 ईयर्स कर देंगे। तो ये टोटल आता है आपका 16250 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3250। ये तो आ गया आपका एवरेज इनकम। वैसे ही हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना किया है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, जितना भी एसेट का कॉस्ट था माइनस स्क्रैप वैल्यू, जितना भी आपने कोई स्क्रैप बेचा होगा वो माइनस कर दीजिएगा, माइनस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो बेसिकली तो क्या हो जाएगा, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है हमारा 50,000 है, 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 0। सो हियर इट इज कॉस्ट, ये ऐसा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू रहेगा तो पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स इसको माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, प्लस अगर कोई वर्किंग कैपिटल रहेगा या प्लस या सेल्वेज वैल्यू रहेगी या स्क्रैप वैल्यू रहेगी तो उसको वापस से ऐड करना रहेगा। ठीक है, अभी तो हमारे केस में कुछ है नहीं, तो 50,000 डिवाइडेड माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स 25,000। ओके, तो हमें मिल गया एवरेज कितना है, एवरेज इनकम कितना है 3250 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज, देखो यहाँ क्या बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ क्या बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न किस में निकलता है, हमारा परसेंटेज में निकलता है, कितना रेट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 13% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम लोग ने परसेंटेज दिया। जैसे यहाँ पे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स में टाइम्स होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू रुपीज़ में होता है, रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है तो ऑब्वियसली परसेंटेज में होगा। सेम आपका कैसे हो जाएगा, ARR में भी हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में भी। ओके, पर रेट ऑफ रिटर्न बोला तो परसेंटेज, हमेशा यूनिट्स लगाना ना भूलें वरना मार्क्स कट जाएगा। ओके, होप सो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। होप सो आपको ये वाला लेक्चर समझ आया एंड ये लेक्चर देखने से पहले आप पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें एंड देन ये वाला लेक्चर देखें। ओके, होप सो आपको एक लेक्चर समझ आया। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हाँ बस यही, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो please give a thumbs up and share with your friend and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon क्योंकि अगली बार जब भी अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।